हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 121, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मुंह और सर पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार पट्टी, ऑप्शन नंबर बी बेसर, ऑप्शन नंबर सी तग्गा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक आभूषणों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो न केवल सौंदर्यवर्धन के लिए बल्कि सामाजिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति और धार्मिक विश्वासों के प्रतीक के रूप में पहने जाते हैं। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण सिर और माथे के आभूषण में बोरला, श्रृंगार पट्टी, रखड़ी, टिक्का, मोड़ और नेमद प्रमुख हैं, जो विवाह और त्योहारों के अवसर पर पहने जाते हैं। कान के आभूषण झुमकी, कर्णफूल, मुर्की, ओगना और मोरुवर जैसे आभूषण कानों की शोभा बढ़ाते हैं। नाक के आभूषण नथ, कोका, लौंग और बेसरी नाक के पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा धारण किए जाते हैं। गले के आभूषण हंसली, मटरमाला, गुलबंद, कंठी और चंद्रहार गले में पहने जाते हैं, जो पारंपरिक पोशाक के साथ मेल खाते हैं। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण गले के आभूषण गोफ, कंठला, जंजीर और पत्री पुरुषों द्वारा गले में पहने जाते हैं, जो उनकी सामाजिक स्थिति और परंपरा का प्रतीक है। कान के आभूषण मुर्की और जंजीरा पुरुषों द्वारा कानों में पहने जाते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 122, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं? ऑप्शन नंबर ए खेल नर्सरी योजना, ऑप्शन नंबर बी पदक लाओ पद बढ़ाओ, ऑप्शन नंबर सी खेलो इंडिया और ओलंपिक मिशन, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। हरियाणा सरकार ने खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे प्रमुख योजना खेल नर्सरी योजना है, जिसका उद्देश्य बाल्यावस्था से ही खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खेल नर्सरी योजना के अंतर्गत चयनित स्कूलों और खेल संस्थानों में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल नर्सरियां चलाई जाती हैं। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है और उन्हें विशेषज्ञ कोचिंग, डाइट, खेल किट और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सरकार चयनित नर्सरियों को आर्थिक सहायता भी देती है, जिससे वे प्रशिक्षकों की नियुक्ति और खेल उपकरणों की व्यवस्था कर सकें। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार पद लाओ पद बढ़ाओ नीति भी चला रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति दी जाती है। खेलो इंडिया और ओलंपिक मिशन के साथ तालमेल में राज्य सरकार की यह योजनाएं हरियाणा को खिलाड़ियों की भूमि बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। प्रश्न नंबर 123, खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए रोहतक में, ऑप्शन नंबर बी पानीपत में, ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोहतक में। हरियाणा में खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए रोहतक में खेल छात्रावास की स्थापना की गई। इस छात्रावास का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। यहाँ पर खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय कोचिंग, फिटनेस ट्रेनिंग और खेल की सामग्री प्रदान की जाती है। यह छात्रावास हरियाणा के खेल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्य के
खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेट का कौन सा सर्व प्रमुख खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कपिल देव, ऑप्शन नंबर बी अजहरुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी अजय जडेजा, ऑप्शन नंबर डी सुनील गावस्कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कपिल देव। कपिल देव भारत के महानतम क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक है। उनका जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़, हरियाणा में हुआ। उनका पूरा नाम कपिल देव रामलाल निखंज है। वे एक ऑलराउंडर के रूप में प्रसिद्ध हुए जो तेज गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी दोनों में निपुण थे। कपिल देव ने भारत की ओर से 1978 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और जल्द ही टीम के एक प्रमुख सदस्य बन गए। उन्होंने 1983 में के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी की और भारत को पहली बार विश्व चैंपियन बनाया। यह जीत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था और इसी के बाद क्रिकेट देश का सबसे लोकप्रिय खेल बन गया। कपिल देव ने 131 टेस्ट मैचों में 5,248 रन और 434 विकेट लिए। वे एक समय पर टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। उन्होंने 225 वनडे मैच खेले और कई बार टीम को संकट से बाहर निकाला। 1994 में संन्यास के बाद वे कोच और क्रिकेट कमेंटर भी रहे। 2010 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कपिल देव को पद्मश्री 1982 और पद्म भूषण 1991 से प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। प्रश्न नंबर 125, हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी हैंडबॉल, ऑप्शन नंबर सी जूडो, ऑप्शन नंबर डी कबड्डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हॉकी। ममता खरब भारत की प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी है। उनका जन्म 26 जनवरी 1982 को रोहतक, हरियाणा में हुआ। वे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं और अपने नेतृत्व एवं खेल प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। ममता ने भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गौरव दिलाया। विशेष रूप से उन्होंने 2002 के मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तानी की। इस प्रतियोगिता के फाइनल में गोल कर उन्होंने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। यह जीत महिला हॉकी में भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुई। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाद में उन्हें हरियाणा सरकार ने डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी के पद पर नियुक्त किया। ममता खरब ने ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा और समर्पण से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। वे आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी कहानी ने चक दे इंडिया जैसी फिल्मों को भी प्रेरित किया, जिसमें महिला हॉकी को केंद्र में रखा गया है। दोस्तों इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हमारी हरियाणा जीके के प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 126, हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए टेनिस,
ऑप्शन नंबर बी जिम्नास्टिक, ऑप्शन नंबर सी दौड़, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दौड़। गीता दुत्सी भारत की प्रतिष्ठित महिला मध्य दूरी की धाविका है। इन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में देश का प्रतिनिधित्व किया। उनका जन्म 1956 में कश्मीर में हुआ। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में भारतीय एथलेटिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गीता ने एशियाई खेलों में भारत के लिए कई पदक जीते। विशेष रूप से उन्होंने 1978 और 1982 के एशियाई खेलों में 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किए। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें 1982 के एशियाई खेलों में भारतीय दल की ध्वजवाहक बनने का सम्मान मिला। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीता दुत्सी ने भारतीय महिला एथलीटों के लिए एक मिसाल कायम की और उनकी प्रेरणा से कई युवा खिलाड़ी इस क्षेत्र में आगे बढ़े। उनका समर्पण और मेहनत भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। प्रश्न नंबर 127, हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए हैंडबॉल, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी हॉकी, ऑप्शन नंबर डी जूडो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जूडो। सतीश कुमार भारत के एक प्रसिद्ध हैवीवेट मुक्केबाज हैं। उनका जन्म 4 मई 1989 को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। वे भारतीय सेना से जुड़े हैं और वहीं से उन्होंने मुक्केबाजी की शुरुआत की। सतीश कुमार ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और देश को गौरव दिलाया है। वे 91 किलोग्राम से अधिक सुपर हैवीवेट श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 2014 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए सुपर हैवीवेट श्रेणी में पहला पदक जीतने वाले मुक्केबाज बनने का इतिहास रचा। इसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भी शानदार प्रदर्शन किया। सतीश कुमार को उनकी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और वे ओलंपिक में सुपर हैवीवेट श्रेणी में भाग लेने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय मुक्केबाजी को नई पहचान दी। सतीश कुमार युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है कि साधारण पृष्ठभूमि से भी असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी रहीमदास, ऑप्शन नंबर सी कवि चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कवि चंद्रबरदाई। कवि चंद्रबरदाई मध्यकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म 12वीं शताब्दी में माना जाता है। वे राजा पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे और उन्हें वीर रस का महान रचनाकार माना जाता है। चंद्रबरदाई की सबसे प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो है, जो हिंदी की पहली महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन, वीरता और दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में उनके संघर्षों का वर्णन है। इस ग्रंथ में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुए और पृथ्वीराज की वीर गाथा को वीर रस के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया और उनकी आंखें फोड़ दी, तब चंद्रबरदाई ने एक कविता के माध्यम से उन्हें निशाना साधने का संकेत किया, जो कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने उस संकेत से तीर चलाकर गौरी को मार गिराया। चंद्रबरदाई ने केवल एक महान कवि थे, बल्कि उन्होंने अपने राजा के प्रति निष्ठा और बलिदान का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका साहित्य वीरता, भक्ति और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देता है। प्रश्न नंबर 129, हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चरखी दादरी, ऑप्शन नंबर बी मुरथल, ऑप्शन नंबर सी अंबाला, ऑप्शन नंबर सी तावड़ू।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अम्बाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुरथल। मुरथल हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में स्थित एक प्रसिद्ध कस्बा है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है, जिससे इसकी भौगोलिक स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुरथल आज के समय में विशेष रूप से अपने ढाबों, हाईवे रेस्टोरेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के ढाबों की पहचान पंजाबी पराठों और देसी घी से बनी हुई स्वादिष्ट थाली के कारण है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों से हजारों लोग मुरथल सिर्फ यहाँ के पराठों का स्वाद लेने आते हैं। अमरीक, सुखदेव ढाबा, गुलशन ढाबा आदि यहाँ के प्रमुख और ऐतिहासिक ढाबों से गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त मुरथल का महत्व शैक्षिक और औद्योगिक दृष्टि से भी बढ़ रहा है। यहाँ पर डीम्ड विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और अनेक निजी संस्थान स्थित हैं। हाल के वर्षों में मुरथल का पर्यटन, खान पान और रोजगार के अवसरों के लिए विकसित किया जा रहा है। इसने हरियाणा की संस्कृति, आतिथ्य और ग्रामीण संवाद को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। प्रश्न नंबर 130, हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 24। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24। हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपों की संख्या 24 है। ये डिपो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं और हरियाणा रोडवेज द्वारा संचालित बसों की मुख्य आधारशिला है। इन डिपोओं का मुख्य उद्देश्य बसों के संचालन, रखरखाव और यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। हरियाणा रोडवेज के तहत इन डिपो में बस राज्य भर में चलती हैं, जिससे लोग अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं। इन डिपो के माध्यम से मार्गों की देखभाल, बसों की मरम्मत और चालक परिचालकों का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।